वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन स्टडी पॉइंट 95 में। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर के इस सीरीज़ में। देखिए आप लोगों को इस वीडियो के सीरीज़ में एग्रीकल्चर में जो यूपी पीसीएस का एग्रीकल्चर का जो पेपर होने वाला है, पेपर आप लोगों को कब है 1 अगस्त को। इसका जो सिलेबस है इसमें 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 40 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। इसमें से 40 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, ठीक है, और 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहने वाले हैं। तो इस 80 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ये एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसका सिलेबस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों के पास ना हो तो। ये एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस है यहाँ पर। इसी से आप लोगों के 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि पूरे पेपर का करीब 2/3 पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए इस पोर्शन को बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा, और यही आप लोगों के जो प्रीलिम्स होने का रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले के एक वीडियो में आप लोगों को हमने इसमें से जो क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन इन यूपी, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टोरी रिले एंड इंटरक्रॉपिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये वाला टॉपिक हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। देखिए ये पूरा आप लोगों को हम हिंदी में बताएंगे, पर ये सिलेबस जो है आप लोग इंग्लिश में समझ लीजिए, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए ये टॉपिक हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है पहले से ही। इसका एक वीडियो बना दिया है, इसका जो लिंक है हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा जा कर के। और आज हम लोग ये वाला टॉपिक करेंगे, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रेनफीड एग्रीकल्चर एरिया ऑफ यूपी, और नेसेसिटी एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक को, इसका टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर एक टॉपिक हो चुका है आप लोगों का, ये टॉपिक आज कवर हो जाएगा। और देखिए चूँकि 1 अगस्त को पेपर है, तो आज से अगर देखा जाए तो मात्र 43 से 44 डेज ही बचते हैं। तो इसको हम लोग विदिन 20 डेज में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और 20 दिन में इसको हम पूरा कवर भी करवा देंगे, ठीक है। आप लोगों का करीब डेली 2 वीडियो आएंगे आप लोगों के, 2 वीडियो तो डेली आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आप तक आसानी से और जल्दी ही पहुंच सके, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और जो भी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके पश्चात हम कौन सा वीडियो या फिर किस टॉपिक पर वीडियो सबसे पहले बनाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा, और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो और भी अच्छे से हम बना सकें। तो देखिए ये सिलेबस हो गया पूरा। इसको हमने पहले कवर करा दिया एक वीडियो में, इसका लिंक हम दे देंगे आप लोगों को, देख लेना। आज हम लोग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और इट्स प्रॉब्लम के बारे में, और ये सब यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये पूरा सिलेबस हम लोग जो अरुण कत्यायन जी की बुक है, ठीक है, इससे कवर करेंगे, इससे और एनसीईआरटी, इन दोनों को मिला करके, ठीक है। अरुण कत्यायन प्लस एनसीईआरटी से एनसीईआरटी के जो मेन चैप्टर हैं जो हमारे सिलेबस से मैच कर रहे हैं, उनकी समरी और अरुण कत्यायन जी के बुक की समरी हम आप लोगों को प्रदान करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि अरुण कत्यायन जी के बुक में करीब करीब सिलेबस का 70% मिल जा रहा है, ठीक है। और बच्चा जो 30% है या फिर जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो एनसीईआरटी से मिल जा रहे हैं, और बाकी करंट से ऐड करके पढ़ाएंगे। तो देखिए ये बुक आती है अरुण कत्यायन जी की, ठीक है, कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर। तब इसमें हम लोग पढ़ते हैं ड्राई लैंड के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ड्राई लैंड पढ़ेंगे, ड्राई लैंड के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राई लैंड से समस्याएं और ड्राई लैंड का भविष्य क्या है ये देखेंगे। फिर उसके बाद सूखा और कृषि सूखा क्या आती है, फिर प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं, फिर उसका समाधान क्या है ड्राई लैंड का, ठीक। फिर उसके पश्चात हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर ड्राई लैंड का ये समाधान ही है। ड्राई लैंड के खेती के प्रकार देख लीजिए, अभी आप बाद में समझाएंगे अच्छे से। फिर जल शक्ति वगैरह, फिर उसके पश्चात ये लास्ट में हम लोग यूपी के बारे में देख लेंगे। ये देखिए यूपी में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिससे ड्राई लैंड को दूर किया जाए, इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया जाए, ये यूपी का भी यहाँ से कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। देखिए ड्राई लैंड कहते किसको हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ड्राई लैंड जो है वर्षा आधारित कृषि होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। अपने भारत में जो है ज़्यादातर कृषि वो वर्षा आधारित ही है, और बहुत ही कम कृषि है जो सिंचित अवस्था में होती है। अब भारत में अपने सिंचित अवस्था में है, ठीक।
तब यहाँ पर देख लेते हैं वर्षा आधारित कृषि जो है 3 प्रकार की होती है। वर्षा आधारित कृषि एक होती है वर्षा के आधार पर कृषि को मतलब 3 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क खेती, ड्राई लैंड कृषि और वर्षा प्रधान खेती। ठीक है, वर्षा प्रधान खेती को रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं। इंग्लिश याद रखना, इंग्लिश ये रेनफेड फार्मिंग आगे बहुत यूज होगा वर्ड। ठीक है, देखिए वर्षा के आधार पर 3 प्रकार की खेती होती है। शुष्क खेती उससे कहते हैं जहाँ पर 750 mm से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, और ड्राई लैंड खेती तो वहाँ पे 750 mm से अधिक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ का जो वाष्पन और कुल जो अवक्षेपण है वो अधिक होता है। मतलब कि जैसे कि 750 mm वर्षा हुई, पर जो वाष्पीकृत होती है, जो एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन 2 प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए एवापोरेशन किसको बोलते हैं, जो जल जो है वाष्पित होकर उड़ जाता है उसको एवापोरेशन बोलते हैं, और ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, जो पौधों से जल उड़ता है वाष्प बनकर उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए वर्षा तो 750 mm हो रही है, पर जो एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ठीक है, यही दोनों मिलकर अगर 800 या 900 हो जाएं तो क्या होगा, वर्षा कम हो रही है पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस कारण ये ड्राई लैंड कृषि कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाराणसी और जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में वाराणसी मिर्ज़ापुर में वाष्पन की दर कितनी है 1400 mm एवं प्रेसिपिटेशन मात्रा 1100 mm। वाष्पन 1400 है और जो वर्षा होती है वो 1100 mm होती है, इसलिए इसको अर्धशुष्क क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे वर्षा प्रधान खेती है। वर्षा प्रधान खेती में कितना होता है 1150 mm से अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसको आर्द्र क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे आर्द्रता अच्छी खासी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि ये वर्षा आधारित खेती अच्छी होती है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है जिससे कि फसलें आसानी से हो जाती है। अब देखिए ड्राई लैंड कृषि में तो 2 समस्याएं। पहली समस्या तो ये हो गई कि यहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, मतलब जितनी हो रही है उतनी भी पौधों को नहीं मिल पा रही है, उसमें से सबसे ज़्यादा एवापोरेशन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, तो ये दोनों ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो एक तो समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या कि जो 750 mm जो बारिश हो रही है उसका करीब 80% मात्र 2 माह में हो जाता है। जो मानसून के 2 महीने होते हैं उसी में 80% हो गई खेती। तब ये जो बारिश है ये भी यूज नहीं हो पाती खेतों में। अब एकदम से बारिश हो जाएगी तो खेती नहीं मतलब अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, वो पानी बह जाता है, फालतू ही पानी बेकार चला जाता है। फिर जो 20% बचता है वो बाकी साल धीरे धीरे होती रहती है, तो ये डबल समस्या हो जाती है यहाँ पर ड्राई लैंड कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के अनुसार ड्राई एग्रीकल्चर 2 प्रकार की होती है। ठीक है, यूएन की भी एक संस्था है, तो इसके अनुसार ड्राई एग्रीकल्चर 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी, एक ड्राई लैंड, दूसरी रेन फेड एग्रीकल्चर। ये जो हमने ऊपर आप लोगों को बताया ड्राई लैंड और रेन फेड, मतलब वर्षा आधारित और वर्षा प्रधान। अब देखिए ये जो यूएन आधारित संस्था है इसने अपने कुछ पैरामीटर दिए हैं, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या पैरामीटर हैं। ड्राई लैंड कब कहेंगे और रेनफेड फार्मिंग कब कहेंगे। जब वर्षा 800 mm से कम होगी तो उसको ड्राई लैंड बोलते हैं। ठीक है, रेनफॉल 800 mm से कम होगी तो ड्राई फॉल बोलेंगे। और जो अपने भारत में मानक माना गया वो 750 अभी हमने ऊपर आप लोगों को पढ़ाया। और रेनफेड फार्मिंग जब 800 mm से ज़्यादा वर्षा होगी तब रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ग्रोइंग सीजन डेज, जब फसल 200 दिन से कम समय में तैयार हो जाएगी ड्राई लैंड में, और इधर कितने 200 दिन से अधिक लेगी। ठीक है, और ग्रोइंग रीजन के बारे में देख लेते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड, एरिड मीन सूखा होता है, एरिड एंड सेमी एरिड एज वेल एज अपलैंड्स ऑफ क्या सबह्यूमिड एंड ह्यूमिड रीजन। ठीक है, सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड रीजन, सब ह्यूमिड मीन्स आर्द्रता, उप आर्द्रता और आर्द्रता हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आर्द्रता कम होती है और ये ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन होती है। देखिए यहाँ पर एरिड मीन्स सूखा और कभी कभी ह्यूमिडिटी भी होती है। बताया नहीं अभी कि दो महीने में ज़्यादातर बारिश हो जाती है 80%, तो उस टाइम वहाँ पे आर्द्रता हो जाती है 2 महीने के लिए, पर ज़्यादा टाइम फिर वो एरिड ही या सेमी एरिड अर्धशुष्क क्षेत्र ही रहता है वहाँ पर। और इधर क्या हो गया, ह्यूमिड और मतलब ये तो आर्द्र ही रहती है। यहाँ पर 800 mm से ज़्यादा हमेशा बारिश होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल क्रॉप होता है, सिंगल क्रॉप या इंटरक्रॉपिंग होती है। और जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वहाँ पर मतलब जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं कृषि के, वहाँ इंटरक्रॉपिंग ऑफ डबल क्रॉपिंग और वाटर इरोजन यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, विंड एवं वाटर इरोजन होता है, यहाँ पर वाटर इरोजन होता है, सिर्फ इरोजन मीन्स क्षरण होता है।
देखिए यहाँ की जो भूमि होती है वहाँ पर दो प्रकार के, मतलब हवा से भी क्षरण हो जाता है और पानी से भी। पर जो आर्द्र भूमि, मतलब जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ सिर्फ जल से ही क्षरण होता है, क्योंकि यहाँ जल ज़्यादा गिर जाता है तो फिर मिट्टी कटने लगती है। और यहाँ पर एक तो सूखा होता है, वहाँ उससे भी मिट्टी कटने लगती है, यानी कि हवा में उड़ उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। और वाटर से जो 2 मंथ ज़्यादा बारिश हो जाती है एकदम से, तो उसमें वाटर से भी देखा जाता है इरोजन। अब बढ़ते हैं ड्राई लैंड कृषि की समस्याएं क्या हैं। ऊपर हम लोगों ने ड्राई लैंड कृषि देखी, उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ठीक है। ये ड्राई लैंड कृषि के पैरामीटर हैं सारे, ठीक है। 800 mm से कम बारिश होगी, ग्रोइंग रीजन 200 दिन से अधिक कम होगा, ठीक है। सेमी एरिड जोन होता है, कभी कभी ह्यूमिड रीजन भी पाया जाता है, और सिंगल क्रॉपिंग यहाँ पे होती है, और विंड एंड वाटर इरोजन दोनों प्रकार के होता है, पर इसमें सिर्फ वाटर इरोजन होता है। अब देखिए इसकी समस्याएं क्या क्या हैं और इसका भविष्य क्या है इसका। देखिए अपने जो भारत है वहाँ पर भारत के कुल फसली क्षेत्र कितना है, 187.94 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और जो भारत में कुल कृषि क्षेत्र है वो 143.8 मिलियन हेक्टेयर। देखिए यहाँ पर फसली क्षेत्र 187.94 मिलियन हेक्टेयर और कुल कृषि क्षेत्र 143.8 मिलियन हेक्टेयर है। ये हमको कुछ मतलब सही से समझ नहीं आया, आप लोगों को अगर आया तो कमेंट में बताइएगा। हमको लगता है कि जो कृषि क्षेत्र है वो ज़्यादा होना चाहिए, फसली क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र से कम ही रहेगा ना। फसल तो आखिर कृषि क्षेत्र में ही होती है, और सारे कृषि क्षेत्र में फसल हो तो ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो ये पर बुक में यही लिखा है, आप लोग देखिए, क्लियर करके बताइएगा। हम और देख लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार और। परंतु सिंचित तो सिर्फ, अब देखिए इतने मिलियन कृषि क्षेत्र भारत में कितना है, 143.8 मिलियन हेक्टेयर, परंतु इसमें से सिंचित कितना है, 33% ही मात्र है, और 67% जो ड्राई लैंड या रेनफेड एरिया कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सिंचित 33% है और बाकी सारा ड्राई लैंड है या फिर रेनफेड। अब देखिए रेनफेड में तो बारिश हो जाती है ठीक ठाक, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी वर्षाधारित ही है ये भी। अब देखिए पर अब इसमें से जो खाद्यान्न उत्पादन है ये देश का 44% भाग ड्राई लैंड और रेनफेड एरिया से ही होता है। दलहन और तिलहन के ज़्यादातर क्षेत्र इसी क्षेत्र में उगाए जाते हैं। जो व्यावसायिक फसलें होती हैं जैसे कपास, मूंगफली, अरंडी है, मोटे अनाज हो गए, बाजरा, जौ, ये सब यहीं पर उत्पादन किया जाता है इनका भी। और यहाँ का उत्पादन जो निम्न, अस्थिर और अनिश्चित होता है, क्योंकि बारिश ही इस मतलब निश्चित अवस्था में नहीं होती है। अगर बारिश अच्छी हुई तो अच्छा उत्पादन हो जाएगा, बारिश ख़राब हुई तो उत्पादन ख़राब हो जाता है, ठीक है। वर्षा की अनिश्चितता भी बनी रहती है, अनियमितता भी रहती है, ठीक है। जैसे कि अनिश्चितता भी बताया कि 2 ही माह में बारिश हो जाती है, अनियमितता भी होती है, 2 ही माह में मतलब 80% बारिश हो जाती है, कोई नियमित बारिश का वही नहीं है, ठीक। 2 माह में 80% हो जाती है, बाकी के 10 माह में 20% धीरे धीरे साल भर होती रहती है, तो वो डबल समस्या पैदा हो जाती है। ड्राई लैंड एरिया में 3 कृषि संभव हैं, फसल, पशुपालन और कृषि वानिकी, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है सूखा, मतलब सूखा और कृषि सूखा किससे बोलते हैं, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार सूखा किसे कहते हैं, जब किसी क्षेत्र में, देखिए सूखा की डेफिनेशन आती है आराम, मतलब इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग। सूखा की डेफिनेशन बहुत पूछते हैं, जब किसी क्षेत्र में सामान्य से 25 सेंटीमीटर कम वर्षा होना या मतलब होना सूखा कहलाता है। अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए 100 mm वर्षा होती है, अगर उस और अगले साल उसमें 75 mm वर्षा हुई तो वो सूखा कहलाएगी, ठीक है, वो क्षेत्र सूखा घोषित हो जाएगा। और अगर 50% से कम होती है तो अति सूखा, ठीक है, 25% से कम सूखा, 50 से कम अति सूखा। फिर इसके बाद क्या हो गया, कृषि के दौरान उपरोक्त कंडीशन यदि 20% भाग पर रहे तो सूखा क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए सूखा क्षेत्र सरकार घोषित करती है कि आज मतलब इस साल ये क्षेत्र सूखा क्षेत्र घोषित हुआ। एक तो ऊपर वाली कंडीशन फॉलो करेगी, मतलब कि 25% बारिश जो है पिछले साल से अपेक्षा कम होगी तो सूखा हो गया, अति सूखा 50% कम बारिश होगी तो अति सूखा हो गया। अगर यही चीज़, ये बारिश जो कम हो रही है वो अगर कृषि के 20% भाग पर हो गई तो वो सूखा क्षेत्र हो गया, ठीक है। अगर यही 40% भाग पर हो गई तो क्रोनिक सूखा क्षेत्र हो गया। क्रोनिक, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना आप लोग, एग्जाम में आ सकती है। क्रोनिक सूखा क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे 40% से अधिक भाग पर सूखा होगा तो क्रोनिक सूखा क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए प्रमुख संस्थाएँ बनी हैं ड्राई लैंड पर, तो पहला है क्राइसेट। इसकी स्थापना जो 11 अक्टूबर 1972 को हुई थी इसका, और ये कहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी, हैदराबाद में। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम है मतलब इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल्स, ठीक है। और एक है नेक्स्ट जो संस्था है वो एकरडा है। ये दोनों संस्थाएं जो है ड्राई लैंड या फिर कहें कि
ये इसके ड्राई लैंड के विकास हेतु बनाई गई हैं, इन पे नज़र रखने के लिए। ये इसकी ये जो है एलेप्पो जो सीरिया में पड़ता है वहाँ पर है ये संस्था, और 1977 में बनाई गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संस्था है दोनों, ठीक है, दोनों संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इसलिए इसका मुख्यालय मतलब एलेप्पो में और इसका हैदराबाद में। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब इस ड्राई लैंड का समाधान क्या है। तो समाधान ये है कि जो बारिश एकदम से हो जाती है उसको स्टोर करना, और जो उसी को स्टोर किया जा सकता है ताकि आगे मतलब पूरे साल यूज होती रहे, वो पानी यूज होता रहे। तो सबसे अच्छा समाधान क्या है, जलधारा प्रबंधन। जलधारा किसको बोलते हैं, देखिए वाटर सेट मैनेजमेंट। वाटर सेट किसे बोलते हैं, वाटर सेट मतलब जब किसी नदी या तालाब में जितने क्षेत्र में पानी बहकर आता है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कोई क्षेत्र है और ये नदी गई है, ठीक है, तो ये सारा क्षेत्र हो गया, तो यहीं से तो पानी ये सब जाके नदी में मिलेगा, तो ये सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वाटर सेट। तो इसी का मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए पूरे वाटर सेट क्षेत्र का, ठीक है। ये देखिए वाटर सेट है, अब ये मान लीजिए नदी है, ये इधर को जा रही है, एक मिनट, ये नदी इधर को जा रही है। अब यहाँ जो बारिश हुई सारी एक जगह आके एकत्रित हो रही है और ये नदी में मिल जा रही है, धारा को बढ़ा रही है। तो ये वाटर सेट, इससे का पूरा मैनेजमेंट करना है। वाटर सेट बाउंड्री हो गई है, ठीक है, ये ब्रॉड बेड्स हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये टैंक हो गया, ठीक है, वाटर वे, ये इधर को जा रहा है वाटर शेड, ठीक है, वाटर शेड बोलते हैं इसको। अब देखिए ड्राई लैंड के विकास हेतु मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने भी एक योजना शुरू की थी, उसको क्या बोलते हैं, वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो किसमें, 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सहायता भी दी गई थी 1983 ईस्वी में, 1983 में, ठीक है। अब देखिए वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के आयाम क्या क्या हैं। अब इसमें देखिए सिर्फ आयाम अगर आप लोग समझें कि सिर्फ इससे वाटर में मतलब वाटर को ही संरक्षित नहीं करना है, इसमें और भी सारे आयाम आ जाएंगे, जैसे कि भूमि एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक है, भूमि संरक्षण को भी बढ़ावा देना है। अब देखिए वाटर अगर सही से मैनेजमेंट हो जाएगा तो भूमि का क्षरण भी कम होगा। उन्नत और ठीक है, उन्नत शुष्क कृषि और वानिकी और चारागाह भी डेवलप करना है, ठीक है। अब कृषि तो शुष्क जो होगी वो उन्नत तो हो ही जाएगी, अगर सही से मैनेजमेंट होगा तो कृषि उन्नत हो जाएगी। और चारागाह भी डेवलप करना है, पशुपालन और दुग्धशाला भी साथ ही साथ डेवलप करने हैं, ठीक है। ये पूरे प्रोग्राम का आयाम था। अब देखिए एक आदर्श वाटर सेट प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, मृदा संरक्षण, मृदा सुधार, सिंचाई, जल निकास, बाढ़ रोकथाम सभी शामिल होते हैं। सिर्फ अगर जल आ जाए तो जल से ही मतलब नहीं है इसका, बाकी जितने भी मतलब सपोर्टिव इंस्टीट्यूट होते हैं सारे शामिल हो जाएंगे। अब देखिए कृषि क्षेत्र में विकास, एक सेकेंड, कृषि क्षेत्र में विकास का आधार स्तंभ वाटर सेट मैनेजमेंट ही है, ठीक है, याद रखना। कृषि क्षेत्र में अगर विकास करना है तो वाटर सेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जब एग्रीकल्चर में जब भी कभी वाटर की ज़रूरत हो तो उपलब्ध हो, और एक्स्ट्रा वाटर भी ना हो, ताकि जो है मृदा का क्षरण होने लगे। देखिए जल संग्रहण या अपवाह सांद्रण, पहला हम लोगों ने क्या देखा, वाटर सेट मैनेजमेंट। अब हम लोग जल संग्रहण कर देखेंगे। देखिए वाटर सेट मैनेजमेंट तो ये हो गया कि जहाँ से आता है पानी नदियों में, ठीक है, और अब इसी को मैनेजमेंट करना है, मतलब जल का संग्रहण अच्छे से हो। इसके लिए तालाब या नालों या फिर नहरों का मतलब खुदवाया जाता है, उनका संग्रहण करना तालाबों का, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको, वाटर संग्रहण को, या फिर रन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए इस वाटर हार्वेस्टिंग का यूज सर्वप्रथम किसने किया था, शब्द का प्रयोग, तो म्योर्स द्वारा किया गया था, म्योर्स, MYORS, ठीक है, म्योर्स के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट विधियाँ क्या हैं। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग की विधियाँ यहाँ पर हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स सिंपल लैंग्वेज में कि वाटर को स्टोर करना है। अब स्टोर कैसे होगा, या तो फिर आप इंटर रॉ, इन सिटू या इंट्रा प्लॉट में स्टोर कर लीजिए। इन सिटू मतलब जहाँ पे बारिश हो वहीं पे स्टोर करिए, और एक्स सिटू आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मतलब पारिस्थितिकी तंत्र से मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट से संबंधित भी वर्ड है ये, ठीक है। इसमें जीवों का संरक्षण किया जाता है, तो उसी तर्ज पे इसको भी समझिए। इन सिटू जहाँ पे बारिश होती है वहीं पे इसका संरक्षण होता है, ठीक है। जैसे खेत में हुई तो उसको खेती में ऐसे मैनेजमेंट करेंगे कि उसी में अच्छे से यूज हो जाए, उसको अलग से पॉट में या फिर पाउंड में इकट्ठा ना करना पड़े। अब देखिए नेक्स्ट है मतलब इंटर रॉ मतलब रॉ के बीच में। अब रॉ क्या होते हैं, जैसे
या फसल लगाने के लिए नालियाँ खोदी जाती हैं खेतों में। अब उसी के बीच में यहाँ पर आप लोग वाटर का स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी डायग्राम दिखाएंगे। और इंट्रा प्लॉट मतलब क्या हो गया, इंट्रा प्लॉट मतलब 2 खेत हैं, मान लीजिए ये 2 प्लॉट, ठीक है, 2 खेत हैं, तो इनके बीच में अच्छे से वाटर को स्टोर करना, ठीक है, ताकि इस खेत के लिए भी यूज हो जाए, इस खेत के लिए भी यूज हो जाए। अब इंट्रा प्लॉट कब यूज होगा, जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो इंट्रा प्लॉट तकनीक यूज करनी पड़ेगी। अब मान लो खेतों में जो नालियाँ बनी हैं इनके बीच अगर हम लोग स्टोर करेंगे, यहाँ पर पानी स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटर रॉ सिस्टम। अब यहाँ पर तो ये तब यूज होगा ना जब बारिश कम हो गई। अगर बारिश ही ज़्यादा हो गई तो ये नालियों में नहीं आ पाया पानी, तो उसके लिए ये अलग तकनीकी अपनाई जाती है, उसको बोलते हैं इंट्रा प्लॉट, मतलब दोनों प्लॉटों के बीच में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे ये लिखा है, इसी को डिफाइन किया गया है। जल संग्रहण फसल पट्टियों के बीच में होता है और ये प्लॉट के अंदर होता है, तो अभी आप लोगों को समझाया। अब देखिए ये शुष्क क्षेत्र में ये जो इंटर रॉ है ये शुष्क क्षेत्र में ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पर मतलब 400 से 450 mm बारिश होती है। अभी हमने आप लोगों को बताया कम बारिश होती है, और ज़्यादा प्रायोगिक मेथड भी यही है। चूँकि ये इसलिए ज़्यादा प्रायोगिक है क्योंकि इसमें भूमि का खर्च बहुत कम होता है, यानी कि बर्बाद भूमि बहुत कम जाती है। अब यहाँ नालियाँ बनी हैं, बीच में आप लोग पानी को स्टोर कर लिया। अब यहीं पे पौधे लगे हैं नाली के किनारे किनारे, तो यहाँ से पानी आराम से जाता रहेगा, उनको मिलता रहेगा और खेत भी बर्बाद नहीं होगा। अब जो ये वाला मेथड है, जो इंट्रा प्लॉट वाला, तो यहाँ पर देखिए इतना खेत आप लोगों को, इतनी भूमि बर्बाद चली जाएगी, यहाँ पर जल ज़्यादा मात्रा में स्टोर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्रायोगिक कौन है, इंटर रॉ, ठीक है, इसमें भूमि ख़राब नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर प्लॉट। तो अभी आप लोगों को बताया हमने ऊपर कि जब वर्षा ज़्यादा हो या फिर तीव्र और अधिक हो तो इंटर प्लॉट होगा, ठीक है, इंट्रा प्लॉट। ये देखिए ये है इंटर रॉ मतलब ये देखिए ये नालियाँ बनी हैं, ये नालियाँ यहाँ पे पानी स्टोर कर लेंगे। ये देखिए ये जो है पॉलीथीन है, पन्नी से ढक दिया गया है। अब इससे यहाँ पे जब बारिश होगी तो ये पानी बर्बाद नहीं होगा, ये यहाँ से पानी यहाँ आ जाएगा। और पेड़ यहाँ पे रहते हैं किनारे किनारे एकदम, तो यहाँ पर भी जो यहाँ की भूमि सूखी रहेगी ताकि ज़्यादा वाटर भी ख़राब ना हो, और यहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे पेड़ लगे रहेंगे किनारे किनारे, उनको हमेशा पानी मिलता रहेगा। एक डायग्राम और है, ये देखिए, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ये पन्नियाँ लगी हैं, अब यहाँ से पानी गिरेगा, अगर बारिश होगी तो यहाँ से नाली में आ जाएगा पानी ऐसे, और यहाँ पर किनारे की यहाँ पर पौधे लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आराम से पानी धीरे धीरे पौधों को मिलता रहेगा, उनकी जड़ों को, और यहाँ पर पानी स्टोर नहीं होगा, पानी हमेशा नाली में ही स्टोर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी पूरा सिलेबस 20 दिन में ख़त्म करा देंगे, और सारा कुछ यहीं से आएगा। इससे पहले भी काफ़ी बार हमने एग्रीकल्चर का वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट है इन पाउंड्स और रिजर्वायर। तो देखिए ये तालाब और रिजर्वायर जो होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठा करना, तो वो तो अलग ही तकनीकी हो गई, ठीक है। तालाब को तो सभी जानते हैं कि क्षरण रोकने हेतु तालाब के नीचे, अब तालाब में इकट्ठा करते हैं तो उसमें होता क्या है, तालाब में पानी रिस कर नीचे भी चला जाता है, तो उसके लिए एक प्रकार का रासायनिक लेप लगा देते हैं तालाब, मतलब जो तालाब की सतह होती है उसको मुख्यतः कौन सा यौगिक लगाया जाता है, तो एस्फाल्ट यौगिक लगाया जाता है। इससे जो पानी वाटर के क्षरण की दर है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर भी जो वाटर में भी है वहाँ भी केमिकल मिला दिया जाता है, ताकि जो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, मतलब वाष्पीकरण की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। अब देखिए जल शक्ति क्या है, जल शक्ति या एक रसायन है एक प्रकार का, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ा देती है, और क्या लिखा है, इनफिल्ट्रेशन को भी बढ़ा देता है। अब देखिए ये जल शक्ति क्या है, एक रसायन है, इसमें जल धारण क्षमता मतलब भूमि की बढ़ जाती है, इससे नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। ये देखिए ये इंटर रॉ वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जांपल है, यहाँ पर ये बुक का एग्जांपल है। ये देखिए यहाँ पर पन्नी लगी रहती है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। अभी हमने आप लोगों को दिखाया था। तो ये दूरी दे रखी है, मतलब 100 सेंटीमीटर अगर दूरी है तो नाली कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए और 15 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए, ठीक है। इससे पता चलता रहेगा आप लोगों को कैसे बनाना है खेत में। अब नेक्स्ट देखिए वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब देखिए ये कम किया जाना चाहिए, मतलब है कि वाष्पोत्सर्जन को कम किया जाना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि वो ड्राई लैंड को अगर सही से करना है, ड्राई लैंड हम लोग पढ़ रहे हैं ड्राई लैंड के बारे में, तो इसमें
मतलब वाष्पोत्सर्जन को कम किया जाना चाहिए, ताकि जो पौधे में पानी है वो ज़्यादा समय तक पौधा हरा भरा बना रहे। और इवापोरेशन, जो कि वाटर से सीधा पानी हवा में उड़ जाता है, उसको भी कम किया जाना चाहिए, जिससे कि वाटर का यूज मतलब पौधों के लिए हो सके। मल्च का उपयोग करना चाहिए, एंटी ट्रांसपिरेशन का यूज होना चाहिए, और विंड ब्रेकर होना चाहिए। अब देखिए, हवा जब ज़्यादा पौधों से टकरा टकरा के बार बार गुजरेगी तो उससे नमी जो है पौधों की खींच लेती है वायु, ठीक है। और वीड कंट्रोल, वीड मीन्स खरपतवार। खरपतवार अब होता क्या है, खरपतवार जो प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं पेड़ों से, कंपटीशन करने लगते हैं, मतलब कि जल से संबंधित मामलों में या खनिज से संबंधित, तो ज़्यादातर जल जो है खरपतवार के लिए यूज हो जाता है, तो पेड़ों को कम मिलता है, इसलिए वीड कंट्रोल के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अब देखिए, एंटी ट्रांसपिरेशन में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। स्टोमेटा को क्लोज कर सकते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, जो ये मान लीजिए एक लीफ है, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, तो इन्हीं छिद्रों से जो है वाटर जो है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है, वाटर उड़ता रहता है। तो इनको स्टोमेटा बोलते हैं इन छोटे छोटे छिद्रों को। इनको बंद कर देना चाहिए। तो इसमें करेंगे क्या, केमिकल लगा के बंद कर देंगे इसको। अब केमिकल कैसे, कौन कौन से होंगे, तो केमिकल होगा जो पीएमए केमिकल होगा। पीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएमए होता है फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट होगा। एब्सिसिक एसिड हो गया ये, इसको तो आप लोगों ने सुना होगा, ये एब्सिसिक एसिड। CO2 का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। हर्बिसाइड का यूज भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें का यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टोमेटा बंद करने के लिए। नेक्स्ट है फिल्म बनाने से। फिल्म मीन्स क्या होता है, परत। अब ये कहाँ बना देंगे, पत्ते के ऊपर या फिर पेड़ के ऊपर एक पतली परत बना देंगे, जिससे कि ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम हो और नमी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष पे बनी रहे। इसके लिए किसका यूज करेंगे, सिलिकॉन का यूज कर सकते हैं, ऑयल का कर सकते हैं, वैक्स मीन्स मोमिफिकेशन कर दें, ठीक है, वैक्सीफिकेशन ये बोल सकते हैं इसको। परावर्तित करके, अब किरणों को परावर्तित, जैसे मान लो सूर्य की किरण आई, इसको रिफ्लेक्ट कर दें आप लोग, तो ये कम अवशोषित होगी और इससे ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो होगा क्या, काओलिन और सिलाइट, मतलब इसका यूज कर सकते हैं आप, वृद्धि कम करके। अब पौधे की वृद्धि को ऊपर की ओर ज़्यादा ना बढ़ा करके, मतलब अब पौधे में अगर ज़्यादा शाखाएँ होगी तो ज़्यादा हवा टकराएगी पौधे से, ठीक है, तो इसकी वृद्धि कम रहे और फसल उत्पादन ज़्यादा हो सके, इसलिए इसकी वृद्धि कम करके, पर इसकी जड़ें तो जो है ज़्यादा गहराई तक जाने वाली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इस सब प्रक्रिया से एक चीज़ तो प्रभावित हो सकती है कि पौधे को हो सकता है सनलाइट कम मिले। जब सनलाइट कम मिलेगा तो क्या उसका जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है वो धीमी हो सकती है। लेकिन जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अगर पानी ही नहीं रहेगा तो पेड़ तो पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया धीमी हो रही है, फसल उत्पादन थोड़ा कम हो रहा है, तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर फसल ही नहीं रहेगी तो इससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट है विंड ब्रेकर या सेटल बेल्ट। ये वायुरोधी मतलब पट्टियाँ होती हैं, जिनको आवास बेल्ट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ये देखिए, अभी दिखाते हैं इसको। ये मान लीजिए यहाँ पर फसल का खेत है, अब यहाँ पे फसल लगी है, तो खेत के आगे हम लोग पौधे लगा देंगे, खेत के बाउंड्री पर, ठीक है। तो इससे जो वायु आएगी यहाँ से, ये टकरा के मतलब सीधा पौधों पे नहीं असर नहीं करेगी, तो इससे ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाएगी, ठीक है। इसका भी एक मेथड होता है, इसको पढ़ लेते हैं क्या मेथड है। कि पट्टियों की क्षमता वायु की गति और दिशा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वायु ज़्यादा तेज़ अगर आएगी, मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, तो तब तो फिर ये पेड़ रक्षा कर देंगे। अब आंधी तूफान आ जाएगा तो फिर ये पेड़ भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। दिशा, तो जिस ओर से हवा चल रही हो उस दिशा में पेड़ होने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा से वायु गति की स्थिति 300 मीटर के अंतराल पर होना चाहिए। अब देखिए, यदि वायु 40-50 मतलब किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो जो पेड़ है, जो अवरोध है, वो हर 300 मीटर पे अवरोध होना चाहिए, हर 300 मीटर पे। क्यों, क्योंकि जो ये जो पेड़ की लंबाई है, ये अपनी लंबाई का 30 गुना तक असर रहता है। अब मान लीजिए पेड़ अगर 10 मीटर का है, 10 मीटर का अगर पेड़ है, 10 मीटर का पेड़ मान लीजिए, तो इसका असर कहाँ तक रहेगा, इसका मतलब 30 गुना इसका असर रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर तक इसका असर रहेगा। 300 मीटर तक इसका असर रहेगा, 300 मीटर तक ये अपना मतलब वायु का रोधन कर सकेगा, को रोक सकेगा। अब वायु धीरे धीरे ऐसे गिरती जाएगी, फिर यहाँ से 300 मीटर के बाद कोई असर नहीं रहेगा इसका। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा असर, यहाँ पे और कम और कम और कम और कम और कम। जब यहाँ पे आ जाएगा ये 200 मीटर के करीब, तो करीब यहाँ से 20% ही ये अवरोध की प्रक्रिया 20% ही कर पाएगा,
फिर और जब इधर 300 मीटर तक आ जाएगा तो 0% अवरोध हो जाएगा। 300 के बाद 0% अवरोध। फिर इन पेड़ों को मतलब पेड़ों का वहाँ तक इफेक्ट नहीं जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि 300 मीटर के अंतराल पर ये पेड़ों की बाधाएं जो हैं बनी होनी चाहिए। पट्टियाँ ऊपर कोड़ी होनी चाहिए। कोड़ी मतलब देखिए, इधर आगे छोटे पेड़ होने चाहिए, इधर इस पीछे साइड भी छोटे पेड़ होने चाहिए, पर बीच वाला पेड़ सबसे बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे वायु आसानी से ऊपर उठ जाती है ऐसे करके, और फिर ये थोड़ा दूरी तक ऊंचाई तक ऐसे चली जाती है, ठीक है। और इधर भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कि बीच का पेड़ सबसे बड़ा होना चाहिए अगर आप वायु रोधक पट्टियाँ बना रहे हैं। तो ये याद रखना आप लोग, फैक्ट है ये देखिए, ये पेड़ है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, तो इसका असर ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, और ये जैसे 300 मीटर जाएगा तो इसका असर बिल्कुल कम हो मतलब ख़त्म हो जाएगा पेड़ का असर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, यूपी के बारे में देख लेते हैं अभी तक कौन कौन सी परियोजनाएं जो हैं अभी तक चलाई गई हैं जिससे कि ड्राई लैंड एरिया को सही किया जा सके, या फिर जहाँ पर सिंचाई नहीं है वहाँ पर उचित संसाधन पहुँचाया जा सके। देखिए, अपने जो यूपी में सबसे प्रथम सिंचाई कार्यालय सबसे पहले कहाँ खुला था, तो सहारनपुर में खुला था 1823 में, ठीक है। ये फैक्ट है, सब यूपी में फैक्ट याद रखना। और फिर सबसे पहली नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर, ये 1830 में बनी थी। फिर ऊपरी गंगा नहर 1854 में, फिर 1874 में आगरा नहर, और 1878 में निचली गंगा नहर बनी थी, ठीक है। 1885 में जालौन और हमीरपुर जिलों को सिंचाई के लिए बेतवा नहर बनी थी। अगर ऑप्शन आ जाए कि बेतवा नहर किन मतलब किन जिलों में सिंचाई परियोजना से लाभ होता है, तो जालौन और हमीरपुर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल से प्रतिशत 84% है, ठीक है। मतलब क्या है कि जितना क्षेत्रफल बोया जाता है उसका 84.90% सिंचित है अपने यूपी में। और भारत में ओवरऑल कितना है, तो 33% है। ये याद रखना, अभी ऊपर हम लोगों ने बताया था, सिंचित 33% है, बाकी 67% है, ठीक है, ड्राई लैंड एंड वाटर सेट, ठीक है। नेक्स्ट है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज में, अगर इसी को बदलेंगे परसेंटेज को संख्या में, तो कितना आ जाएगा 140.27 लाख हेक्टेयर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, 204.30 हेक्टेयर, मतलब 03 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षमता कितनी है, क्षमता तो बहुत ज़्यादा है पर अभी इसका यूज पूरा नहीं हो पा रहा है। कितनी है, 359.02 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इतनी तो क्षमता है पर यूज कितना हो रहा है, यूज मात्र इतना हो रहा है 140.27 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो सरकार को इस दिशा में बहुत कार्य करने होंगे ताकि ये क्षमता का पूरा यूज हो सके और अपने यूपी में जो कृषि समस्या, जो सिंचाई समस्या, वो दूर हो सके जल्दी से जल्दी, ठीक है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी हैं, देखिए एक तरफ सूखा भी है, एक तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। ये क्यों हो जाता है, अभी बताया कि जैसे कम समय में ज़्यादा से जब बारिश हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा मतलब सिंचाई किससे होती है, तो नलकूपों से। कितनी होती है, 71.2% भाग, ठीक है। नहरों द्वारा कितनी होती है, 18.2%। देखिए सबसे ज़्यादा नलकूपों से होती है, नलकूपों के बाद नहरों का नंबर आता है, नहरों के बाद कुएँ और तालाबों का नंबर आता है, ठीक है, तालाब। ये है यूपी का, ठीक है, डेटा। उत्तर प्रदेश में 10.1% भूभाग तालाबों, पोखरों एवं कुओं से सिंचा जाता है, ठीक है, से 0.4% अन्य से होता है। अब देखिए नहरों से सिंचित क्षेत्रफल कितना है, 37.13 लाख हेक्टेयर। नलकूपों से सर्वाधिक होता है, ठीक है, 145.26 लाख हेक्टेयर। कुएं के माध्यम से 18.97 लाख हेक्टेयर। अब देखिए उत्तर प्रदेश का आगरा जो है, आगरा जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है, ये याद रखना आप लोग। अब यहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं देख लीजिए। सबसे मतलब सर्वाधिक नहरें कहाँ हैं यूपी में, तो पश्चिमी भाग में। तो पूर्वी गंगा नहर, ये सबसे पहली गंगा नहर है, मतलब पूर्वी गंगा नहर यूपी की सबसे पहली नहर है। ये सहारनपुर से निकलती है और सबसे पुरानी तो है ही। इसको शाहजहाँ के द्वारा खुदवाया गया था 1631 ईस्वी में। इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले कौन कौन से उत्तर प्रदेश के, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ,
शामली, हापुड़, गाज़ियाबाद। ठीक है। आगरा नहर देख लीजिए, ये ओखला से निकलती है और इससे प्रभावित आगरा के आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक है। आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है। नेक्स्ट है ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहाँ है? हरिद्वार से। इसकी कुल लंबाई ये लिखी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद एवं फतेहपुर जिलों में इससे सिंचाई की जाती है, ऊपरी गंगा नहर से। नेक्स्ट निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर से कहाँ कहाँ सिंचाई होती है? नरौरा से ये निकलती है, बुलंदशहर के नरौरा से, और ये 88 किलोमीटर लंबी है। और इससे कहाँ कहाँ? अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, कानपुर देहात, मतलब फतेहपुर और इलाहाबाद में सिंचाई होती है इससे। ठीक है। इलाहाबाद में किससे होती है? तो निचली गंगा नहर से। नेक्स्ट है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है, ये फैक्ट है, याद रखना। और ये शारदा नहर का उद्गम कहाँ है? बनवासा, नेपाल की सीमा के पास स्थित है, ये वहीं से होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। और शारदा नहर से पीलीभीत, बरेली, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद जिले में सिंचाई होती है। ठीक है। अन्य नहरें, बेतवा नहर है, इसको अभी हमने बताया था ऊपर आप लोगों को, झांसी, जालौन और हमीरपुर में सिंचाई होती है। ठीक है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये यहाँ पर शुष्क मतलब ड्राई लैंड कृषि देखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब बाकी देख लीजिए, ये छोटे छोटे बांध है, जैसे अर्जुन बांध। ठीक है। उत्तर प्रदेश के महोबा, लखीमपुर में सिंचाई होती है। बेलन नहर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सिंचाई होती है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का सारा कुछ। अब देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी एक वीडियो और पोस्ट करेंगे हम लोग, तो हम थोड़ी देर बाद तैयार करके उसको। और देखिए, अब मतलब ये पूरा सिलेबस 20 दिन में कवर करना ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम कितने दिन बाद है? कम से कम 44 डेज ही बचे हैं अब, तो इसको 20 दिन में कवर कर लेना है। ठीक है, पूरा सिलेबस। और उसके बाद जीएस भी तो पढ़ना है। जीएस में देखिए, हम आप लोगों को एक प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें हिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। हिस्ट्री, मॉडर्न, अभी तक मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री कवर होने वाली है। मिडिवल हिस्ट्री में मुगल काल कंप्लीट हो गया है, उससे एक भी फैक्ट बाहर से नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। एक का मतलब एक भी नहीं जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद इन्वायरमेंट का हम 2 वीडियो बनाएंगे बहुत ही शॉर्ट में, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इन्वायरमेंट उससे बाहर जा ही नहीं सकता, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।